हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं भूगोल चैप्टर 6 तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराऊंगा। साथियों, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं सभी सवाल आपको इस क्लास में देखने के लिए मिल जाएंगे, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप सभी प्रश्नों को देखिएगा और समझने का भी प्रयास कीजिएगा। और इस क्लास का जो पीडीएफ है, मतलब मैं जितना भी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा, उसका अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो सिंपल सॉफ्ट स्टडी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप वहां से आसानी से सभी पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे। और जो पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहते हैं, उसका जो आपका पासवर्ड है वो क्लास के बीच में ही आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे इस चैप्टर का पीडीएफ आपको चाहिए फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला, तो जब आप सॉफ्ट स्टडी ऐप डाउनलोड करेंगे तो पीडीएफ वाले सेक्शन में जाइएगा, तो वहां पे आप इस चैप्टर का जब पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें पासवर्ड मांगेगा और वो पासवर्ड कहाँ मिलेगा, तो आपको इसी क्लास के बीच में पासवर्ड मिल जाता है। मतलब जो बच्चे क्लास करेंगे वही पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे, यही मेरा मुख्य मकसद रहता है, ताकि समझे भाई, ठीक ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के अपने पहले सवाल से। जितने भी सवाल है मेरे भाई, सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई और पीवाईक्यू में, मतलब प्रीवियस पिछले साल में जो भी सवाल आपके इस चैप्टर से पूछे गए हैं उन सभी सवालों को भी समाहित किया गया है। तो बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका नंबर 1 बेस्ट चैनल है सॉफ्ट स्टडी। तो सॉफ्ट स्टडी आर्ट्स के साथ पढ़िए बिल्कुल मेरे भाई। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने पहले सवाल से। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। तो सबसे पहले आप सवालों को समझिए कि सवाल क्या कहता है। जब आप सवाल समझ लेते हैं, प्रश्न को समझ लेते हैं, तो उत्तर जो है आप जब एक्सप्लेनेशन पढ़ रहिएगा, चैप्टर का पूरा डिटेल आप पढ़े हुए हैं, तो आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। जब आप सवालों को समझ लेते हैं ना, तो आंसर आप आसानी से कर पाते हैं। और इस चैप्टर की खास बात यह है कि इससे पहले आप प्राथमिक पढ़ चुके हैं, द्वितीयक पढ़ चुके हैं, तो जो ऑप्शंस भी आएंगे उस ऑप्शंस को भी हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। क्यों? ताकि हमारा जो पिछला कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। ऑप्शन देखिएगा खेती। तो सभी लोग फटाफट से आप लोग चैट सेक्शन में लिखते जाइए खेती क्या है, कौन सी क्रियाकलाप है। तो खेती आपका जो है मेरे भाई, आपने पढ़ा है बालक, आपने पढ़ा है बालक, खेती आपका प्राथमिक है। चलिए लॉन्ग में ना लिखकर मैं शॉर्ट में लिखूंगा, तो पी से प्राइमरी, एस से सेकेंडरी, टी से टर्सरी, क्यू से क्वाटरनरी। तो यहाँ पर खेती जो आपका है प्राथमिक क्रियाकलाप है। बुनाई, तो सर आपने बताया था बुनाई या हथकरघा उद्योग जो भी हो जाता है ये सब द्वितीयक में चला जाता है, आपका क्लियर है। तो हथकरघा भी द्वितीयक में आ जाता है। यहाँ पर बुनाई है, तो बुनाई आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, द्वितीयक के अंतर्गत आ गया। तो ये तो सेकेंडरी एक्टिविटीज हो गया। सवाल क्या बोला है कि कौन एक तृतीयक क्रियाकलाप है, मतलब टर्सरी कौन है। तो यहाँ पर व्यापार, बिल्कुल सर, व्यापार यानी कि ट्रेड। ट्रेड में क्या होता है सर, किसी भी वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है सर, बल्कि इसमें सेवाओं प्रदान की जाती है, सेवाएं प्रदान की जाती है। और जिसमें जैसे मैं आपको सेवा प्रदान कर रहा हूं, कोई यहाँ पे वस्तु बन नहीं रहा है, पढ़ाने का मैं कार्य कर रहा हूं, तो एक तरह से मैं आपको क्या कर रहा हूं, सेवा दे रहा हूं। तो जब मैं सेवा प्रदान कर रहा हूं, आपको सेवा दे रहा हूं, तो किस एक्टिविटीज के अंतर्गत आ जाएगा, तो सर ये टर्सरी एक्टिविटीज यानी कि तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएगा। तृतीय क्रियाकलाप में क्या कहा गया सर, कि जब सेवाएं प्रदान की जाती हो, इसमें किसी तरह की वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, यानी कि इसमें विनिमय होता है और इसमें सेवाओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है। ये आप यहाँ पर समझिएगा, वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। और एक आपका ऑप्शन डी है आखेट, ये भी आपका प्राइमरी मतलब शिकार करना हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं ऑप्शंस भी आपका क्लियर हो जा रहा है। जैसे खेती तो सर प्राथमिक है, यहाँ बुनाई तो सर द्वितीयक है, व्यापार सर तृतीयक है, आखेट आपका प्राथमिक है। तो इस तरह से आप ऑप्शंस को भी क्लियर कर पा रहे हैं, ना सभी लोग। तो यहाँ पर सवाल था कौन एक तृतीयक क्रियाकलाप है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, व्यापार आपका एक तृतीयक क्रियाकलाप है। क्या होता है तृतीय क्रियाकलाप में, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। तो तृतीय क्रियाकलाप में सर वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती है। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए आपके यहाँ खेती होती है, अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने आम की खेती की। आम की खेती मतलब आम का पेड़ लगाया और उससे आपके यहाँ आम हुआ। तो आम की जब आप खेती करते हैं तो वो क्या हो गया, प्राथमिक हो गया। लेकिन उसी आम का अगर आप जूस निकालते हैं, तो जूस निकालने का जो कार्य हो गया वह द्वितीयक के अंतर्गत में आ जाएगा, क्योंकि आप जूस निकालकर उसको पैकेजिंग करने का जो कार्य हो गया, पैक करते हैं आप। जैसे आप नहीं देखते हैं माजा का बोतल आता है, फ्रूटी का बोतल, स्लाइस का बोतल आता है, हालांकि उसमें आम की मात्रा तो बहुत कम होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं जैसे आम का जूस आप एक तरह से उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। तो आम का जूस जब आप उसको पैकेजिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वो आपका द्वितीयक के अंतर्गत आ गया। लेकिन उसी जूस को आप जब मार्केट में बेचते हैं, मतलब जब
मतलब उसको सेवा प्रदान करते हैं, बेचते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आ गया? तृतीयक के अंतर्गत आ गया। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आप कपास का खेती करना, कपास से तंतु बनाना, तंतु से कपड़े बनाना, कपड़े से फिर वस्त्र बनाना, तो ये सारा चीज आ जाता है। तो इसको आप समझिएगा, चैप्टर एक्सप्लेनेशन में मैंने भाई आपको डिटेल से समझाया है। हालांकि मेरे बाल नहीं है अभी, तो इसीलिए मैं आपको टोपी पहन कर पढ़ा रहा हूं। तो चलिए कोई ना, पढ़ते रहिए, बस पढ़ने से मतलब है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, बिल्कुल विश्वास के साथ पढ़िए, ऐसे ही नहीं अपना नंबर 1 है। आप देखिए मैं कुछ दिनों से इनएक्टिव था, क्योंकि मतलब कुछ इंपॉर्टेंट काम की वजह से क्लासेस बहुत दिन नहीं चले, लगभग 1 साल तक क्लासेस बंद थी, जिस वजह से ऑनलाइन की क्लासेस, जिस वजह से क्या हुआ कि बहुत मतलब व्यूज या जो भी हो डाउन हो गए हैं। बट बच्चे ट्रस्ट आपका बहुत अच्छा, पुराने वीडियोस पे देखिए भर भर के व्यूज, भर भर के पॉजिटिव कमेंट्स, यानी पढ़ाने का तजुर्बा है मेरे भाई, आप आसानी से पढ़ते जाइए केवल। चलिए दूसरा सवाल है, आप देखिएगा, तृतीय क्रियाकलाप किस सेक्टर से संबंधित है? तृतीय क्रियाकलाप किस सेक्टर से संबंधित है? तो सर जब आप समझा रहे थे ना उसी टाइम बताए हैं, निर्माण सेक्टर सर जनरली किस में आता है? निर्माण उद्योग, ये सब सेकेंडरी में आ जाता है। तो गुरुजी ये तो आपका जो हो गया ना वो सेकेंडरी के अंतर्गत ही आ जाएगा, यानी कि सर ये द्वितीय क्रियाकलाप है। तो सर ये तो गया अपना, क्योंकि यहां पर सेवा से पूछ रहा है, तृतीय क्रियाकलाप से। तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। कृषि किससे संबंधित है सर? तो कृषि आपका प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, यानी प्राइमरी से संबंधित है सर। प्राथमिक सेक्टर तो आप समझ ही गए, प्राइमरी से संबंधित है। तो अब आप कैसे ऑप्शंस को भी टैकल कर पा रहे हैं, ऑप्शंस को भी समझ पा रहे हैं, ऑप्शंस को भी इलिमिनेट कर पा रहे हैं। इलिमिनेट मतलब ऑप्शंस को पहले ही छांट दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आपने पढ़ा। ठीक है, इतना एक्सप्लेनेशन कराया मैंने, एक्सप्लेनेशन के वजूद पे ही आप इतने अच्छे से आंसर को कर पा रहे हैं। तो चीजों को समझिएगा, आंसर धड़ल्ले से करते चलिएगा। तीसरा सवाल देखिएगा, बिल्कुल मेरे भाई बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारा चैनल सबसे बेस्ट है और बेस्ट रहेगा भी। आप देखिए तो अभी तो मतलब फिलहाल मैं बता दूं कि इस साल तो अभी पेड कोर्सेस नहीं आएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे ही क्लास चलेंगे, क्योंकि 1 साल जब इनएक्टिव रहने के बाद जो सब्सक्राइबर बेस डाउन होता है ना, तो उसके बाद थोड़ा सा बनाने में समय लगता है, तो थोड़ा समय लग जाएगा। लेकिन हाँ, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, आप लोग दोस्तों को जोड़ेंगे, तो ये बिल्कुल आसानी से फिर से पहले जैसा अपना जो बगिया है वो चहकने लगेगा, महकने लगेगा। ठीक है, तो बगिया को चहकाइए, महकाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। तीसरा सवाल है, विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक किस क्रियाकलाप में रोजगार पाते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था में, जैसे विकसित अर्थव्यवस्था वाले अगर आप देशों की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड आपका हो गया, आपके अमेरिका हो गया, ये सब आपके विकसित अर्थव्यवस्था में आते हैं। तो ऐसे देशों में जो बहुसंख्य श्रमिक होते हैं वो तृतीय क्रियाकलाप में ही संलग्न होते हैं। खेती तो वहां कम होती है, निर्माण उद्योग भी वो कम करते हैं, और यहाँ पर तृतीय क्रियाकलाप देखिए, जो जितना बेचना जानेगा वो जीवन में आगे बढ़ेगा। जिसको बेचना आ गया ना चीज को, जैसे आज मैं अगर कोर्स बेचना सीख जाऊं ना, आप देखिए पीडब्ल्यू को देखिए, फिजिक्स वाला, या बहुत सारे टीचर्स का देखिए कि मतलब आप खान सर और पीडब्ल्यू में कंपेयर कर लीजिए तो पॉपुलैरिटी किनकी ज्यादा है? खान सर की। लेकिन वो ज्यादा चीजों को बेचे कम, तो कम बेचने के कारण क्या हुआ? थोड़ा सा तो मतलब रेवेन्यू में एज कंपेयर टू पीडब्ल्यू तो नीचे रहेंगे ना भाई। तो ये बात है, जिसको जितना बेचना, जो चीज आ गया ना, जो बेचना सीख गया ना किसी भी चीज को, तो समझ जाइए कि वो जीवन में आगे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो तृतीय क्रियाकलाप में क्या होता है? सेवाएं दी जाती है। प्राथमिक क्रियाकलाप, ये तो सर प्राइमरी, इस ये वाला एकदम पिछड़ा रहेगा। जैसे अपना देश देख लीजिए, पिछड़ा हुआ है कि नहीं है? हमारा देश भी अल्प विकसित है। और द्वितीय क्रियाकलाप में निर्माण के कार्य होते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप तो यही। तो विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्य श्रमिक किसमें? तृतीय क्रियाकलाप में। जैसे एक आपको आगे सवाल मिलेगा कि अमेरिका के लगभग 75% लोग केवल सेवा क्षेत्र से संबंधित हैं। सेवा क्षेत्र बोले तो मतलब उत्पादन करने में संबंधित है, यानी कि इनका जो है उस सेवा क्षेत्र में इनकी संलग्नता ज्यादा है। अगला सवाल आप देखिएगा, तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय क्या सम्मिलित होता है? देखिए पहली बार इस माइक से पढ़ा रहा हूं, तो आवाज का पहले टेस्टिंग आप लोग एक रिव्यू ये भी दीजिएगा कि सर इस माइक से आवाज कैसे जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं पहले मैं इस माइक से पढ़ाता था। देखिए अभी तो थोड़ा सा टोपी लगाने की वजह से अभी मैंने, देखिए पहले इस माइक से पढ़ाते थे, तो अभी फिलहाल में मैंने ये वायरलेस माइक का यूज किया है ताकि थोड़ा सहूलियत हो और इससे थोड़ा कंफर्टेबल भी फील हो रहा है, बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि वायर का कोई झंझट नहीं है। तो आप लोग एक बार थोड़ा रिव्यू बताइएगा कि आवाज जो है आप लोगों तक कैसी जा रही है, क्या पहले वाली आवाज सही थी या अब की आवाज सही है। हालांकि माइक जो है वो थोड़े महंगे हैं,
तो हो सकता है आवाज आपको अच्छे जाए, तो मैं एक बार इस क्लास को लेने के बाद मैं भी एक बार टेस्ट करके सुन लूंगा, लेकिन आप लोग भी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आवाज आपको कैसी जा रही है। तो तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय क्या सम्मिलित होता है? सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन। बिल्कुल सर, इसमें सेवाओं का ही तो उत्पादन होता है, लेकिन सेवाओं का उत्पादन होता है। सर आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि उत्पादन नहीं होता, अरे भाई किसी सामान का उत्पादन नहीं होता है, इसमें सेवाओं का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। जैसे एग्जांपल के तौर पे पर्यटन के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि पर्यटन जो है वो तृतीय क्रियाकलाप का सबसे ज्यादा मतलब लोगों को इसमें समाहित करता है। सबसे ज्यादा जो लोग होते हैं वो तृतीय क्रियाकलाप में पर्यटन में ही अपना कार्य पाते हैं। तो आप देखेंगे जैसे पर्यटन में लोगों का ज्यादातर सेवाओं का उत्पादन हो जाता है, जिससे ज्यादा लोगों की संलग्नता होती है। सेवाओं का उत्पादन, जैसे अभी मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, तो अभी हमारे पास मतलब मान लीजिए कि अभी एक चैनल है, तो एक चैनल को संभाल रहा हूँ, धीरे धीरे 2 4 5 6 7 8 चैनल हो जाएंगे, या और भी फील्ड में आगे बढ़ूंगा तो और लोगों की तो जो आवश्यकता होगी तो और लोग आएंगे, तो उनको भी तो सेवा मिलेगा। तो सेवाओं का ना उत्पादन हुआ, किसी सामान का मैं उत्पादन कर रहा हूँ नहीं, बल्कि मैं सेवाओं का उत्पादन कर रहा हूँ। तो ये बातें हो जाती है। तो तृतीय क्रियाकलाप में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के वजह क्या सम्मिलित होता है? सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन। तो ऑप्शन यही हमारा सही है। कच्चे माल का प्रक्रमण, तो कच्चे माल का प्रक्रमण किसमें होता है? द्वितीयक में। प्रक्रमण मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग करना, तो ये द्वितीयक का है भाई। ज्ञान व क्रियात्मक प्रशिक्षण, ये आपका चतुर्थक का है, और इनमें से सभी तो होगा नहीं, तो ऑप्शन यही आपका हो जाएगा। तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित कौन है? ऑप्शन है आपके व्यापार, हाँ सर ऑप्शन यही सही हो जाए। परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, ये भी है, अरे भाई ये भी है, और संचार और सेवाएं ये भी है। तो इनमें से सभी तो हो गए हमारे, यानी परिवहन भी तो सेवा प्रदान करता है ना, सेवाएं होती है। व्यापार में भी किसी को सेवाएं ही प्रदान की जाती है, तो इसमें भी सेवाएं प्रदान की गई। एज इट इज इसमें भी, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला सवाल आप देख लेंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप जो है वो कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप पूछा है। खनन आपका, तो सर खनन जो है ना वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता है। पर्यटन, बिल्कुल सर पर्यटन आपका तृतीय क्रियाकलाप। गायन, ये भी सर तृतीय क्रियाकलाप है। शिक्षण सर ये भी आपका तृतीय क्रियाकलाप, लेकिन पूछा है सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप, यानी लोगों की संलग्नता सबसे ज्यादा किस क्रियाकलाप में है? तो शिक्षण में नहीं। शिक्षण में देखिए जो विद्यार्थी हो गया ना, तो विद्यार्थी सेवाएं ले रहा है, ठीक है, सेवाएं दे नहीं रहा है, तो टीचर कितने ज्यादा है? नहीं ना, तो टीचर नहीं हो जाएगा। सबसे ज्यादा पर्यटन में होता है। तो याद रखिएगा, अगर पूछे आपसे कि सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप क्या है, तो पर्यटन है मेरे भाई, शिक्षण नहीं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एग्जाम में शिक्षण मारकर आ जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं शिक्षण नहीं होगा, आज क्लियर कर दे रहा हूं। ये हमारा ऐलान है, एनसीईआरटी का ऐलान है। पर्यटन आपका सबसे ज्यादा तृतीय क्रियाकलाप में लोगों को संलिप्त करता है, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप भी यही है। 7वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? चतुर्थ क्रियाकलाप, तो तृतीय क्रियाकलाप से थोड़ा सा मॉडिफाई। जैसे एग्जांपल के तौर पे तृतीय क्रियाकलाप में मैं आ जाऊंगा, सर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो एज ए स्मॉल टीचर आप कह सकते हैं मैं एक तृतीय क्रियाकलाप का हूं, क्योंकि मैं आपको सेवाएं प्रदान करा रहा हूं। लेकिन यही मैंने जहां से ग्रेजुएशन करा है, मैंने जहां से पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, मैं जहां से बीएड किया हूं, और वो वहां के जो प्रोफेसर्स हैं, एचओडी हैं, वो सब आपके आ जाते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप में, क्योंकि उनके पास भाई हाई स्किल्ड है, वो बहुत मतलब विद्वान है एक तरह से कहा जाए, तो वो चतुर्थक में आ गए। और पंचम में उन्हीं प्रोफेसर में से कोई ऐसे भी प्रोफेसर होते हैं जो शोध करते हैं, जो शोध का कार्य करते हैं, रिसर्च करने लगते हैं, परामर्श देते हैं, नीतियों का निर्धारण करते हैं। बहुत सारे ऐसे आईएएस आईपीएस देखिएगा, जो छोटा आईएएस आईपीएस मतलब एक तरह से कह सकते हैं आप, जैसे कि लेवल जो है, अगर जो नीति निर्धारण करता है, सांख्यिकी के काम करता है, वो पंचम के अंतर्गत आ जाता है। तो आप समझ रहे हैं, एक टीचर हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं हूं, मैं अगर किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूं, तो मैं किसके अंतर्गत आऊंगा? तृतीयक में आ जाऊंगा, ठीक है, थर्ड में। लेकिन मैं यही अगर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं, किसी कॉलेज में पढ़ा रहा हूं, तो मैं किस में आ जाऊंगा? अब बताइए, यूनिवर्सिटी। फिर बोलिए सर स्पेलिंग भी गलत लिख दिए, जबकि स्पेलिंग गलत नहीं लिखा हूं मैं, जिसका मतलब लिख रहे थे। तो चलिए यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY,
TY, यूनिवर्सिटी वाले जो आ जाएंगे वो चतुर्थ में आ जाएंगे। और इसी में से जो टीचर, जो प्रोफेसर जो है आपके रिसर्च करने लगेंगे किसी खास टॉपिक पे, किसी खास विषय पे रिसर्च करने लगेंगे, तो वो आपके 5th में आ जाएंगे, यानी पंचम क्रियाकलाप में आ जाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों को आपको समझना होगा। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है मेरे भाई। तो चलिए ऑप्शंस को देखिए, कौन चतुर्थ क्रियाकलाप हो जाएगा, जल्दी से आंसर कीजिए, आप लोग फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। विनिर्माण सर द्वितीयक है सर, नहीं होगा, द्वितीयक है सर, क्या है, द्वितीयक है। पुस्तकों का मुद्रण गुरुजी, तो सर पुस्तकों का मुद्रण यानी मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये भी द्वितीयक है ना सर, ये भी द्वितीयक है बालक। कागज निर्माण आ गया सर, ये भी द्वितीयक है ना सर, ये भी द्वितीयक है सर, सब तो सेकेंडरी है सर। विश्वविद्यालय अध्यापन, यस सर, यूनिवर्सिटी आप कब से चिल्ला रहे हैं, विश्वविद्यालय अध्यापन जो है वो आपका चतुर्थ में हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा छोटू मोटू गोलमोल मेरे भाई बहनों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा बंधु। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 8वां नंबर, दीदी लोग भी आंसर करेंगी, जो भी मेरे भैया हैं दीदी हैं सब लोग आंसर करते चलिएगा, क्योंकि देखिए पढ़ने आए हैं, इंटरेस्टिंग वे में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए, मजे से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, देखिए महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो यहाँ में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। आंखवा बंद करके इसी सोचिए ना सर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यानी तो विकसित है ना, महानगर है ना, तो तृतीय क्रियाकलाप हो जाएगा, तो तृतीय क्रियाकलाप ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे खेती होता है ना सर, ज्यादा नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने प्रतिशत से अधिक कर्मी जो है वो सेवा सेक्टर में संबंधित है, अभी मैंने बताया 75% से अधिक जो कर्मी है वो सेवा सेक्टर में संबंधित है। कितना, 75% से अधिक, 75% से अधिक। देखिए सवाल भी अधिक पूछा है, तो ये ध्यान में रखिए। समझ में आ रहा है कि ना, समझ में आवत बा कि ना आवता, जग में रहना है ना, तो काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ तो उपयुक्त करो मन को। तो काम करते रहिए, हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहिए। चलिए 10वां नंबर सवाल है कि उच्च परिणाम और उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है। जो क्रियाकलाप उच्च परिणाम और उच्च अन्वेषण से संबंधित होते हैं उन क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है पंचम क्रियाकलाप। भाई मेरे यहाँ पर देखिए, उच्च परिणाम और उच्च स्तर अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब ही होता है रिसर्च करना, उच्च परिणाम मतलब हाई रिजल्ट देने वाला, तो ये आपके पंचम में आ जाएंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे चतुर्थ की ओर ध्यान आकर्षित करूंगे, लेकिन आप आंसर इसका पंचम कीजिएगा। उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को क्या कहा जाता है, तो पंचम क्रियाकलाप कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, तो अगला सवाल है हमारा कि स्वर्ण कॉलर संबंधित है, तो स्वर्ण कॉलर किससे संबंधित है, पंचम क्रियाकलाप से। क्योंकि देखिए द्वितीय क्रियाकलाप वाले को ब्लू कॉलर कहा जाता है, ब्लू कॉलर, पंचम क्रियाकलाप वाले को स्वर्ण कॉलर यानी गोल्ड वाला आप समझ सकते हैं, स्वर्ण कॉलर, चतुर्थ वाले को व्हाइट कॉलर। ठीक है, तो चतुर्थ क्रियाकलाप में व्हाइट कॉलर, ध्यान रखिएगा। निम्न में से फुटकर व्यापार सेवाएं कौन सी है, फुटकर यानी वही फेरी देना फुटकर है, रेहड़ी फुटकर है, ट्रक फुटकर है, तो सभी आपके हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, फुटकर और थोक व्यापार का विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, तो आप व्यापार क्यों करेंगे भाई, सर कोई भी व्यापार आप क्यों करेंगे, तो पैसे कमाने के लिए। सर कोई भी व्यापार आप क्यों करेंगे, तो सर पैसे कमाने के लिए करेंगे, तो लाभ कमाना, लाभ कमाना, लाभ कमाना। अगला सवाल है, ग्रामीण विपणन केंद्र किस प्रकार का केंद्र होता है, गांव का जो बाजारीय केंद्र होता है वो किस प्रकार का होता है, महानगर, अरे ना रे ना, अर्धनगरीय केंद्र, हाँ अर्धनगरीय केंद्र हो सकता है, अर्धनगरीय केंद्र हो सकता है। औद्योगिक नगर, ना बाबा ना। प्रशासनिक राजधानी, ना जी ना। तो ग्रामीण विपणन केंद्र किस प्रकार के केंद्र होते हैं, अर्धनगरीय केंद्र होते हैं, ध्यान में रखने का। अगला सवाल देखने का 15 नंबर, निश्चित तिथि या दिनों पर साप्ताहिक या पाक्षिक लगने वाले बाजारों को क्या कहा जाता है, जो निश्चित तिथि पर लगता है। जैसे हम लोग देखे हैं ना, हम लोग के यहाँ मार्केट रहता है, तो कहीं पे सोमवार शुक्रवार को मार्केट लगता है, बुधवार शनिवार को लगता है, मंगलवार शनिवार को लगता है, ऐसा भी होता है, सोमवार बृहस्पतिवार को लगता है, या मंगलवार शुक्रवार को लगता है, मतलब सप्ताह में लगभग 2 दिन लगता ही है मार्केट। हम लोग की तरफ ही मार्केट है, तो एक सोमवार और बृहस्पतिवार को लगता है, एक और दूसरा मार्केट है वहां पे मंगलवार और शुक्रवार को मार्केट लगता है। तो जो मार्केट जो है मुख्य तिथि, निश्चित तिथि या दिनों पर लगता है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग,
आवधिक बाजार कहते हैं या हाट कहते हैं, और ये जो है परंपरागत चला आ रहा है, मतलब पुराने टाइम पीरियड से इसकी प्रचलन जो है वो चली आ रही है। परिवहन सेवाओं को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? देखिए अब चाहे ना तो इसके बारे में, नगरीय बाजार के बारे में बता सकते हैं, सुपरमार्केट क्या है, विभागीय भंडार क्या है, लेकिन इतना क्या ही है, आपको कंसेप्ट तो पता ही है, नगरीय बाजार क्या है, सुपरमार्केट क्या है, तो क्यों चिल्लाते रहे, है कि ना? थोड़ा सा रेस्ट हम भी ले लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा, परिवहन सेवाओं को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? परिवहन सेवाओं को प्रभावित, परिवहन भी क्या है? तृतीयक है, सेवा है तो भौगोलिक, भौगोलिक भौगोलिक जनसंख्या का आकार, हाँ, परिवहन सेवाओं को जनसंख्या का आकार जो है ना वो ज्यादा प्रभावित करता है परिवहन सेवाओं को। देखिए परिवहन सेवा से क्या तात्पर्य है, मतलब कि वैसा सेवा जो परिवहन के माध्यम से दिया जाता है। तो जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतना ज्यादा परिवहन करना पड़ेगा, लोगों के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा परिवहन होगा ना जी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा माल को ढोना होगा, ज्यादा से ज्यादा चीजों को लोगों तक पहुंचाना होगा। तो यहाँ पर कहता है कि परिवहन सेवाओं को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो जनसंख्या का आकार, हाँ जी हाँ, जनसंख्या के आकार के कारण क्या है, आपका परिवहन सेवा जो है वो प्रभावित होता है। वो क्या होता है? प्रभावित होता है। अगला सवाल देखिएगा, इनमें उच्च स्तरीय सेवा कौन सी है? उच्च स्तरीय सेवा, चिकित्सक, माली, धोबी, नाई। नाई उच्च स्तर है ना जी ना, धोबी उच्च स्तर है ना, माली उच्च स्तर है ना, चिकित्सक, हाँ, इसके लिए आपको अच्छा पढ़ाई करना पड़ता है, इसके लिए आपको वेल क्वालिफाइड अच्छी डिग्री लेनी पड़ती है, इसके लिए आपको एक जगह बनाना पड़ता है, एक अच्छे जगह पे आपको कार्य करना पड़ता है। चिकित्सक सभी जगह नहीं उपलब्ध होते हैं। तो ये क्या है? तो ये आपका उच्च स्तरीय सेवा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल बनेंगे तो उसको आप ऑप्शन के टर्न पे एलिमिनेट कीजिएगा, आइडेंटिफाई कीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि चिकित्सक वाला ही आ जाएगा, चिकित्सक की जगह पे संगीतकार दे दे, संगीतकार की जगह पे आईएएस दे दे, आईपीएस दे दे, बहुत सारी चीज ऑप्शंस आपको दे सकते हैं। चलिए, इनमें से निम्न स्तरीय सेवा कौन सी है? नीचा, संगीतकार। ये कोई संगीत गीत गाना कोई ऐसा छोटा मोटा काम है ना जी ना, तो ये तो उच्च स्तरीय है भैया। वकील उच्च स्तरीय है, मानसिक श्रम ये तो और उच्च स्तरीय है। तो तीनों क्या है? तो ये तीनों जो है उच्च स्तरीय है। तो सिंपल सा छोटा बचवा ही बताएगा कि ये गो ऑप्शन अपना सही होता है ना गुरुजी 4 गो में, तो ऑप्शन डी नाई हो जाएगा, निम्न स्तरीय है। अरे भाई 4 गो में एगो तो ऑप्शन अपन सही होवे करता है, 4 गो में एगो तो ऑप्शन अपना सही होता है ना, तो 3 गो गलत हो गया तो चौथा अप्रूप ही सही हो गया, है कि ना? चलिए, मुंबई की डब्बा वाला सेवा किस क्रियाकलाप का अंग है? मुंबई की डब्बा वाला सेवा, अब क्या होता है ना कि जाना होता है काम पे। अब जैसे कि याद है हम लोग के, मतलब अब ये देखते नहीं है, बच्चा चला गया स्कूल, बाद में उसके पापा या मम्मी जो घर में रहता है वो लंच ले जाके पहुंचाता है, क्योंकि उस समय प्रेशर ज्यादा हो जाता है, सुबह में खाना भी बना कर देना है, हस्बैंड को भी तैयार करना है, तो बहुत सारे कार्य हो जाते हैं। तो इसीलिए मुंबई में क्या है ना, एक डब्बा वाला सेवा चलता है। वो टिफिन आपके घर से ले जाएगा, आपके जहाँ हस्बैंड या जो भी आपके हैं, जनरली हस्बैंड ही कहेंगे ना, लड़कियां हंस रही हैं, हस्बैंड नहीं कहेंगे ना जी, तो आप लोग भी अपने हस्बैंड के लिए बनाएंगे टिफिन, तो क्योंकि भगवान करे आपको भी कमाने वाला पति मिले, कमाने वाला पति मिलेगा तब ना टिफिन बनाइएगा, घर में सूते वाला मिलेगा तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए, मुंबई की डब्बा वाला सेवा किस क्रियाकलाप का अंग है? तो इसमें भी सेवा हुआ, तो ये तृतीय का ही अंग है। मुंबई का डब्बा वाला सेवा जो है तृतीय का अंग, और मुंबई में बहुत ज्यादा प्रचलित है, मतलब वही टिफिन पहुंचाना, फिर टिफिन को लाना, दे देना। तो इस तरह से एक फिल्म भी है, आप देखिएगा तो उसमें मतलब इस तरह से है। क्या नाम है इस फिल्म का, जल्दी से बताइएगा आप लोग। 20 नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने प्रतिशत लोग सेवाओं में कार्यरत है? सवाल दोबारा रिपीट हो गया। देखिए यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने प्रतिशत लोग सेवाओं में कार्यरत हैं? 75% से अधिक कर लीजिएगा, क्योंकि एक खास आंकड़ा नहीं है, लेकिन 75% से अधिक है। ठीक है, निम्न में से कौन सी चीज व्यापार की बजाय प्रमोद के उद्देश्यों के लिए की जाती है, यानी कि खुशी के लिए किया जाता है, व्यापार के बजाय ऐसी कौन सी चीज है? ऑप्शन है आपके पर्यटन, परिवहन, मनोरंजन और आवास। तो क्या किया जाता है? तो पर्यटन जो है वो आपके प्रमोद यानी खुशी के लिए किया जाता है, प्रमोद यानी खुशी के लिए किया जाता है। इसमें घूमने के लिए नहीं, लड़कियां परेशान करते रहेंगी अपनी पति देव को, या अपने पिताजी को तो नहीं, लेकिन पति देव को पक्का। क्यों? घुमा दीजिए, घुमा दीजिए, घुमा दीजिए। अक्सर
क्या मैं बताऊं आपको, मेरे घर में भी लड़ाइयाँ होती है, मेरी माता जी ही लड़ जाती है पिताजी से, तोरा तो सब दिन काम में रहा हुआ, आज तक कभी आप घुमाए नहीं हमको, जब से इतना बाल बच्चा हो गया सब हो गया घूमे नहीं हैं, ये मतलब पूरा होते रहता है। एक बार खाली बात निकाल दीजिएगा ना कि कोई घूमने गया हुआ है चाहे कुछ, तो हमरे लिखा है सब, मतलब पूरा बातचीत होने लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला देखिएगा, घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है, जैसे गोवा में हेरिटेज होम, कर्नाटक मेडिकल कुल। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो लोग घूमने आते हैं ना, तो यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो अपने, होटल थोड़ा महंगा होता है, तो अपने घर में ही लोगों को रहने के लिए क्या करते हैं, व्यवस्था कर देते हैं और कुछ पैसे ले लेते हैं। तो जो लोग घूमने भी गया उसको भी सस्ता पड़ गया, और वह जिसका घर स्थानीय लोग हैं उनको भी फायदा हो गया, वो भी अर्निंग कर दिए। तो ये चीज हो जाता है, तो सभी आपके हो जाएंगे। राजगीर उजगीर भी जाइएगा तो देखिएगा ना, घर में भी लोग रुकवा लेता है राजगीर उजगीर बिहार में। इनमें से चतुर्थ क्रियाकलाप कौन सा है? सूचना का संग्रहण, सूचना का संग्रहण बिल्कुल है। उत्पादन और प्रकीर्णन ये भी है। अनुसंधान और विकास ये भी है। तो सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे आपके। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार के लिए कितने हजार रोगी भारत आए? होगी यहाँ लिखा गया, रोगी। कितने हजार रोगी भारत आए थे? तो लगभग 55,000। देखिए ये चिकित्सा, इसको चिकित्सा सेवाएं कहते हैं हम लोग, या चिकित्सा पर्यटन आप लोग कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, चिकित्सा उपचार हेतु लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। भारत जो है वो आपका चिकित्सा उपचार में, चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश है। अभी सिंगापुर ये सब भी अग्रणी हो रहा है, लेकिन भारत से अग्रणी नहीं है। ये सवाल भी आपको आगे बन जाएगा कि विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश कौन सा है? तो मलेशिया भी आपका बन रहा है, लेकिन भारत से नहीं है ज्यादा। तो सबसे ज्यादा भारत जो है, भारत में दवाइयां सस्ती है, भारत में चिकित्सा व्यवस्था जो है वो सस्ता है अन्य देशों की अपेक्षा। चलिए, परिवहन जाल तंत्र में दो अथवा अधिक मार्गों के संधि स्थल या गंतव्य बिंदु को क्या कहलाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समझिएगा। ये सब नया सवाल है। अभी क्या हो रहा है ना, एनसीईआरटी या जो बोर्ड आपका एग्जाम है उसमें नए सवालों को, अब देखिएगा अंकीय विभाजन है, पूरा धड़ल्ले से पूछा जा रहा है अंकीय विभाजन, मतलब सब्जेक्टिव में तो पक्का आता है। तो ऐसे एग्जाम में मान लीजिए ये आ जाएगा कि योजक क्या है, नोड क्या है, तो आप आंसर दे पाएंगे ना। कहता है परिवहन जाल तंत्र में दो अथवा अधिक मार्गों के संधि स्थल को क्या कहते हैं? संधि स्थल या गंतव्य बिंदु क्या कहते हैं? क्या कहता है? दो अथवा अधिक मार्गों के। जैसे आपने देखा होगा, आपके यहाँ गांव है, तो गांव में आप देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से, जैसे मान लीजिए यहाँ से क्या होता है, एक रास्ता इधर चला जाता है, एक रास्ता इधर चला जाता है, एक रास्ता इधर चला जाता है, ऐसा नहीं है? ऐसा होता है ना। तो इसी को कहा जाता है नोड, इसी को कहा जाता है नोड। संधि मतलब मिलाने वाला। तो ये क्या किया, इसको यहाँ से है मिला दिया, इधर चला गया, इधर चला गया। हो सकता है चौरास्ता भी रहता है तो एक आध को और रास्ता निकल जाए। तो मतलब कहता है कि दो या अधिक मार्गों का संधि, संधि मतलब मेल करना, जहां पे जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग नोड कहते हैं। ठीक है, नोड कहते हैं। और देखिए जैसे दो नोड हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पर भी 3 रास्ता हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी 3 रास्ता हो गया, और इसको क्या हुआ कि ये जो हो गया इससे मिल गया, तो इसको योजक कहते हैं। इसको लिंक कर दिया तो इसको क्या कहते हैं? योजक कहते हैं। तो ये भी सवाल आपके आगे बन गया है, मैंने ला दिया है कि दो नोडों को जोड़ने वाली सड़क या मार्ग क्या कहलाती है? तो उसको योजक कहते हैं। तो नोड योजक क्लियर हो गया। देखिए जैसे आपके यहाँ जैसे एक पॉइंट है और यहाँ पर मान लीजिए 3 रास्ता निकला हुआ, एक इधर एक इधर एक इधर, तो ये आपका ये जो बिंदु हुआ ना, ये आपका क्या हो गया? नोड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? नोड हो गया। मान लीजिए एक इधर भी रास्ता है, तो ये जो आपका बिंदु हो गया ना, ये नोड हो गया। ठीक है, लेकिन और एक मान लीजिए एक और रास्ता है जिसमें कि मान लीजिए 3 गो रास्ता निकला हुआ है। ठीक है, 2 गो इधर हो गया और एक इधर, मान लीजिए 2 इधर हो गया और एक इसमें जाके मिल जाता है। तो ये जो इस दोनों नोड को जो मिलाया, यहाँ पे भी नोड बना, यहाँ पर भी नोड बना ना जी, तो यहाँ पे भी नोड बना, यहाँ पर भी नोड बना। इन दोनों नोड को जो मिलाया तो इसको कह देते हैं योजक कह देते हैं। और जहाँ पे जितना ज्यादा नोड होगा, जितना ज्यादा योजक होगा, वहां पे परिवहन व्यवस्था उतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। तो योजक नोड क्लियर हो गया। योजक नोड एक बार और पढ़ा दूं तो कहता है कि दो या अधिक मार्गों का संधि स्थल नोड कहलाता है, और दो नोडों को जो जोड़ता है उसको योजक कहते हैं। तो नोड और योजक क्लियर हो गया, ध्यान में रखिएगा। लिंक देखिए ना जी, लिंक। नोड मतलब ऐसे भी नहीं समझते हैं, गांठ होता है, गांठ मतलब जोड़ना, जोड़ता है, गांठ पड़ता नहीं है। तो जो जोड़ रहा है तो ये नोड हो गया, और जो इसको लिंक कर रहा है तो ये योजक हो गया। अंग्रेजी में लिंक है तो कहते हैं। क्लियर है? अगला देखिएगा, इसीलिए अंग्रेजी भी लिख दिए थे
चलिए, उच्चतम स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले क्रियाकलाप क्या कहलाते हैं? तो जो उच्चतम स्तर के निर्णय लेने वाले और नीतियों का निर्माण करने वाले क्रियाकलाप होते हैं उन्हें हम लोग पंचम क्रियाकलाप कहते हैं। उच्चतम स्तर हो गया ना, जब बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित किया था। मतलब समुद्र पार कहने का मतलब हो गया दूसरे देश में स्थानांतरित कर दिया गया, तो उसको क्या कहते हैं? समझिएगा बात यहाँ पे। देखिए, एक होता है होम सोरिंग और एक आपका होता है यहाँ पर ऑफ सोरिंग। तो ऑफ सोरिंग का मतलब हो गया जब अपने देश, मतलब जब एक देश दूसरे देश में कार्य देता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं ऑफ सोरिंग। जैसे अमेरिका में जो है ना वो श्रमिक महंगा मिलता है, तो अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जानते हैं कहां से कॉल सेंटर कहां पे रखा हुआ है? भारत जैसे देशों में कॉल सेंटर रखा हुआ है। जैसे अमेरिका का जो आईफोन है वो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर कहां में होता है? भारत में होता है, क्योंकि वहां पे जो है ना, वहां पे जो श्रमिक उसको मिलेगा महंगा मिलेगा, लेकिन भारत में उसको श्रमिक सस्ता मिल जाएगा, इसलिए दाम पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो ये चीजें हो जाती है, तो इसको कहते हैं ऑफशोरिंग। जब दूसरे देश में कार्य दिया जाता है आउटसोर्सिंग किया जाता है। और ये बाह्य स्रोतन का मतलब होता है आउटसोर्सिंग, मतलब वही कार्य करवाना, ठीक है, आउटसोर्सिंग के द्वारा कार्य करवाना, तो ये आउटसोर्सिंग हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? अपतरण। क्या कहते हैं? अपतरण। समझिए, जब दूसरे देश में करवाएंगे तो अपतरण, आज जब घर में कराएंगे तो आगे सवाल मिलेगा, तो ये अपतरण हो गया। जब घर में कराएंगे तो उसको होम शोरिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? होम शोरिंग। जैसे एक देश, जो अपना देश है वो अपने देश में ही करवा ले तो होम शोरिंग। होम शोरिंग का मतलब हो गया जैसे ऑनलाइन घर बैठे कार्य करवाना, ठीक है, या मतलब जैसे अब मतलब बहुत सारा जो कॉल सेंटर है ना, अमेरिका का बड़ा बड़ा कंपनी का कॉल सेंटर भारत से चलता है, मतलब भारत से लोग कॉल करते हैं, मैं हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू सर, इस तरह से यहाँ से लोग यहाँ से बात करते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। ज्ञान आधारित और अत्यधिक कुशल कर्मियों से संबंधित बाह्य स्रोतन को क्या कहा जाता है? तो जो ज्ञान आधारित होगा यानी कि नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, आंसर दे दिए हैं, केपीओ इसको कहते हैं। अब बीपीओ में आपका वो सब आता है कॉलिंग सेंटर, ये सब वाला बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो जाता है इसका। दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आउटसोर्सिंग में आता है, बीपीओ और केपीओ। केपीओ में नॉलेज से संबंधित और बिजनेस से संबंधित इस बीपीओ में, तो ध्यान में रखिएगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तक पहुंच और उसके लाभों के वैश्विक स्तर पर असमान वितरण को क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है अंकीय विभाजक। जैसे अभी बिहार या भारत में बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं प्रदान हुई है, तो क्या हो गया? हम लोग से तो वो विभाजित हो गया ना भाई, हम लोग कहाँ इंटरनेट की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं प्राप्त है, तो उनका विभाजन तो हुआ ना यार, अंकीय विभाजक। वैसे विभाजन को अंकीय विभाजन कहते हैं, ठीक है, डिजिटल डिवाइड कहते हैं। डिजिटल तरीके से उनको डिवाइड किया गया, अलग कर दिया गया। परिवहन दूरी निम्नलिखित में से किस रूप में मापा जा सकता है? तो परिवहन दूरी को हम लोग तीनों तरीकों से मापेंगे। जैसे किलोमीटर की दूरी भी देखेंगे कि भाई दूरी कितनी है। आखिर मान लीजिए आपको कोई सामान यहाँ से, मान लीजिए इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट तक भेजना है, तो आप ये भी देखिएगा, मान लीजिए एक सड़क इधर से ऐसे जाती है, एक सड़क मान लीजिए इधर से ऐसे जाती है, एक सड़क एकदम सीधे ऐसे जाती है, तो आप किससे भेजना चाहेंगे? इससे भेजिएगा ना, जो सीधे जा रही है। क्यों भेजिएगा? क्योंकि सर इससे भेजेंगे तो इससे जल्दी हमारा माल जाएगा, है कि नहीं? इससे भेजेंगे तो हमारा माल जल्दी और दूरी भी कम लगेगा। समय दूरी भी देखेंगे कि कितना समय मतलब लगता है, फिर लागत दूरी भी देखेंगे कि कितना यात्रा में खर्च कितना पड़ेगा। तो ये बात, तो इसमें किलोमीटर दूरी भी देखते हैं, समय दूरी भी और लागत दूरी भी देखा जाता है परिवहन दूरी में। तो तीनों आपके इसके अंतर्गत समाहित किए जाएंगे। म्यूचुअल फंड प्रबंधक, कर परामर्शदाता और सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ किस सेक्टर से संबंधित रहते हैं? तो ये सब आपके किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो ये चतुर्थ सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। म्यूचुअल फंड अभी बहुत चलता है, तो म्यूचुअल फंड वाले चतुर्थ सेक्टर। नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, नए और अभी के टाइम में वर्तमान जो विचार है उनकी रचना करना, पुनर्गठन करना, आंकड़ों का इकट्ठा करना, आंकड़ों का व्याख्या करना। जैसे आपने देखा होगा कि जनसंख्या, हमारे यहाँ जनगणना होता है, लोगों की जनसंख्या का जनगणना होता है, फिर उनके आधार पर देखा जाता है कि पुरुषों की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, उसके आधार पर उनके लिए बहुत सारी नीतियां बनाई जाती है, बहुत सारी जो सेवाएं होती है वो सब क्या किया जाता है, कार्यान्वित किया जाता है। तो वो इन्हीं चीजों के आधार पर, और ये जो करते हैं वो सब आते हैं पंचम वर्ग में। किसमें आते हैं? सब पंचम वर्ग में आ जाते हैं। होम शोरिंग आ गया ना। होम शोरिंग मतलब अपने ही देश में कार्य देना, ऑनलाइन या घर बैठे लोगों को कार्य मुहैया कराना। तो होम शोरिंग
निम्नलिखित में से किसका एक विकल्प है? बाह्य स्रोतन का। बिल्कुल सर, बाह्य स्रोतन का ही एक स्रोत है। तो यहाँ पर आपका आउटसोर्सिंग का हो जाएगा, आयात शुल्क का नहीं, भौतिक विनिर्माण का नहीं, कृषि विपणन का नहीं, तो बाह्य स्रोतन आपके सही जवाब हो जाएंगे। तो टोटल देखिए बहुत ही दमदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, शानदार, जबरदस्त, बहुत ही बेइंतहा इंपॉर्टेंट सवालों को मैंने आपको कराया है और उम्मीद होगा कि ऑब्जेक्टिव कराते कराते इस चैप्टर को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। कुछ नए नए टर्म्स है जो कि एग्जामिनेशन में अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। देखिए पहले के एग्जाम में ये सारे सवाल नहीं आ रहे थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आ रहा है। जैसे आउटसोर्सिंग क्या है, केपीओ, बीपीओ, योजक, नोट्स, ये सब आप ध्यान, डिजिटल डिवाइड, अंकीय विभाजन से सवाल हर बार अब बन रहा है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा डिजिटल डिवाइड क्या होता है, नोट्स क्या होता है, लिंक्स क्या होते हैं, मतलब आपके योजक क्या होते हैं, साथ ही साथ ऑफशोरिंग क्या होता है, अवतरण क्या होता है, ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है। आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं, ये सारा चीज आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी इससे सवाल बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर मेरे भाई अब मैं आपको बता दूं कि चैप्टर प्राथमिक खत्म, द्वितीय खत्म, तृतीय खत्म। अब अगला जो हमारा क्लास होगा वो परिवहन का होगा। तो परिवहन का क्लास हम लोग कल ही करा लेंगे, तो परिवहन भी आपको कल देखने के लिए मिल जाएगा। परिवहन चैप्टर भी कल हम लोग ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे, क्योंकि चैप्टर एक्सप्लेनेशन पूरा करा दिया गया। जल्दी जल्दी से ऑब्जेक्टिव खत्म करके फिर उसके बाद हम लोग और भी कुछ करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को जो है खूब ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सभी मित्रों को जोड़िएगा मेरे भाई। जितने ज्यादा आपके बंधु मित्र जुड़ेंगे उतना ज्यादा हमारा बगिया जो है वो चहकेगा, महकेगा और हमें एनर्जी भी आएगी। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।